रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर तैयब आसिम, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन अल्तमज जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन कराची। आज जो हमारा मौजू है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपने हर जगह ये पढ़ा होगा या सुना होगा, और लोग इसको शायद बहुत सीरियस भी ले लेते हैं कि भाई मुझको आर्थराइटिस हो गया है, भाई मुझको आर्थराइटिस हो गया है। असल में मैं थोड़ा सा एक चीज़ पहले से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस दो एक अलग अलग चीज़ें हैं, जो कि बहुत से लोग दोनों को एक चीज़ें समझते हैं, और अक्सर क्लिनिक के अंदर यही बहस होना शुरू हो जाती है कि सर मुझे जो है गठिया का मर्ज़ है, जो मुझे आर्थराइटिस है। तो कबल इसके अगर मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ दो अलग अलग चीज़ें हैं, और कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस पे थोड़ा सा तफसील से बताऊंगा। अभी मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन आपको बताकर फिर उसकी मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट बताता हूँ। तो एक जनरल टर्म के हिसाब से एक अच्छी अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी के अंदर, और प्लस हमारे जो वो डॉक्टर हज़ार जो कि ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड नहीं है, उनको भी एक वाज़ेह पैगाम मिल जाएगा। देखिए, जो आर्थराइटिस है वो है आपकी डिजेनरेटिव प्रोसेस है जो बेसिकली जॉइंट्स से रिलेटेड होती है। चूँकि जो जॉइंट्स जो कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर कुछ ज़्यादा इसका ये प्रेजेंट करता है, तो लोग जो भी समझते हैं नी के अंदर या हिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आर्थराइटिस है। एक हद तक तो बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो डिजेनरेटिव प्रोसेस का ही एक हिस्सा होता है, और वो मुख्तलिफ अंदाज से प्रेजेंट करता है। अच्छा, जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक एज यानी लेट 30 या अर्ली 40 में मैनिफेस्ट होना शुरू होता है, और फिर जो उम्र बढ़ती जाती है और जो इंसान की अपनी फ़िज़िकल हालत होती है उस हिसाब से वो प्रेजेंट करता है। मसलन अगर कोई फ़र्द, कोई शख्स या औरत 40 ईयर्स के अंदर दुबला पतला है तो उसको डिजेनरेटिव प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो उसको मैनिफेस्ट ना करे। यानी अगर वो दुबला पतला है, वो एक्सरसाइजेस करता है, उसकी अपनी तमाम रूटीन बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, डाइट वेल बैलेंस्ड है, तो फिर उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा 50 साल 60 साल तक। क्योंकि ये अक्सर सवाल आता है, सर मेरी बहन या मेरी फुप्पी या मेरे चाचा इसी एज के थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे ये हो गया, या मेरे भाई को ये क्यों नहीं हुआ, मुझे कैसे। तो वही उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें एक वजह यही है कि वो आपकी अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या थी, आपकी अपनी फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन, फ़िज़िकल मामलात क्या थे, आपकी डाइट का स्ट्रक्चर क्या था, आपका अपना पूरा मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक आपकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उसमें आपकी हेल्दी स्टाइल कितना था। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये डिजेनरेटिव प्रोसेस है, ये घिसने का अमल है, और ये घिसने का अमल आमतौर पे जो आपको मैनिफेस्ट होता है वो डिपेंडेंट जॉइंट्स, मसलन नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया। लेकिन आर्थराइटिस आपको दूसरी जगहों पर भी होता है, जैसे कि आपका सर्वाइकल स्पाइन हो गया, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसी तरीके से लंबर साइड पे यानी बैक में होता है, जिसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, घूमने की, मूवमेंट की, वहाँ पे आर्थराइटिक एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है। कमर में जो होता है वो ज़ाहिर बात है बैक एक की सूरत में मैनिफेस्ट होता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा अपना पॉस्चर, हमारा लेटने का स्टाइल, हमारा वेट और ये तमाम चीज़ें। इसीलिए सर्वाइकल स्पाइन को, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, उसमें भी यही है कि आप नॉडिंग कर रहे होते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे हैं, आप अपने लैपटॉप के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी डेस्कटॉप के ऊपर कर रहे हैं, मुस्तकिल झुके हुए हैं, मुस्तकिल पढ़ाई कर रहे हैं, ख़ासतौर पर बच्चे जो अपनी एजुकेशनल परस्यू जो कर रहे हैं उनमें वो चीज़ें होती हैं। फिर तो ये आपकी तो आर्थराइटिस की मैंने आपको थोड़ी बहुत इसकी चीज़ें बता दी हैं। अब इसकी मैनिफेस्टेशन कैसी होती है? सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो आती है वो ये कि पेन होता है। जैसे अगर किसी को नी में है तो जब वो खड़ा हो रहा है तो सर दर्द हो रहा है, या बहुत ज़्यादा एडवांस चला गया तो नाइट पेन हो रहा है, या अगर फंस गया है वो चल फिर रहा है तो चलने फिरने में हो रहा है। पेन सबसे पहले है। पेन से आगे फिर दूसरी चीज़ पे स्वेलिंग आ जाती है कि जैसे आप सूजन हो गई है, पता नहीं अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, या ये हो गया है, या वो हो गया है, या किसी ने कोई और बीमारी हो गई है। दूसरा चीज़ ये है स्वेलिंग हो गई।
तीसरा ये है कि वो फिर उसको डिफॉर्मिटीज़ शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अगर नी में आर्थराइटिस एडवांस हो गया तो वेरस डिफॉर्मिटी हो गई या वेल्गस डिफॉर्मिटीज़ हो गई। इस तरह का फुट एंड एंकल में है तो उसको उसी हिसाब से हो गई। हिप में है तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बैक के अंदर हुआ तो फिर बैक में तो फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस एडवांस होता है तो फिर उसको शियाटिका टाइप ऑफ सिम्टम हो जाते हैं, वो झुकने का मन शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे सर्वाइकल में है तो उसी हिसाब से होता है। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। अब इसके अंदर अब जो वेरिएशन आ जाती है, मसलन अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी भी अलग मैनिफेस्टेशन है, उसकी अलग मैनेजमेंट है, उसकी अलग दवाइयाँ हैं, उसकी अलग जो है वो उसकी एहतियातें हैं। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस की जो चीज़ें हैं वो आपको मोटा मोटा ये है कि पेन, स्वेलिंग, क्रेपिटस, डिसेबिलिटीज़, डिफॉर्मिटीज़, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली इन चीज़ों को हम लेते हैं। अच्छा, अब आपको अब सेकेंड स्टेज में ये है कि इनको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में पता चल जाता है, और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ जो है वो ये आपका इसके एक्सरेज हैं। अभी तक कोई ऐसे टेस्ट नहीं हुए हैं कि जिसमें हम ये ब्लड टेस्ट कहें जिसमें हम ये कहें कि इसको आर्थराइटिस जो है वो ब्लड की में आपको पहले से ज़ाहिर हो जाए, या अगर किसी ने सही तरह से हिस्ट्री दी है, सही तरह से एग्जामिनेशन किया है और एक्सरे करवा लिया है तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो फिर CT या MRI स्कैन के अंदर आपको मिल सकता है, और फिर बाकिया टेस्ट जो आपको होते हैं जो कि यही रेडियोलॉजिकल ज़्यादा हैं, वो उसकी मज़ीद डिटेल मालूम करने के लिए होते हैं। अब आपके आ गया उसकी मैनेजमेंट साइड। मैनेजमेंट साइड बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले कोशिश ये हो आर्थराइटिस की, वो आप बग़ैर दवाइयों से लोगों को सही तरह से रीअश्योर करवाएं, लोगों को सही तरह से गाइड करें। अगर अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस है रिहेबिलिटेट करें, उनका वेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट रिड्यूस करवाएं, और सो ऑन। अगर उससे भी ठीक नहीं हो पाता है और उसको ये वज़न नहीं कम कर पाते हैं तो फिर सेकेंड स्टेज ये होता है कि आप उससे ये कहें अगर तो नी में प्रॉब्लम है तो एक स्टिक ले लो या कोई सपोर्ट ले लो। उसके साथ साथ NSAIDs हो गई और फिज़िकल थेरेपी हो गई। और अगर खुदा न खास्ता इसमें भी नहीं होता है तो फिर उसके बाद बहुत से ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ जॉइंट्स के, जहाँ इंजेक्शन से लेकर फिर रिप्लेसमेंट तक बात आती है।